में हम लोग को पढ़ना है, देख लो कैसे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पेपर में कम आता है, इजी आता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी, या पहले फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। बताओ पहले फिजिक्स पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री? बोलो क्या पढ़ोगे? फिजिक्स। चलो ऑन कर दो भाई। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। अब यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जहां दिख रहा है पीछे कि लाइट ऑन कर दे, दिख रहा है? चल, सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यानी सदिश राशि और अदिश राशि से बनेगा। सदिश और अदिश राशि से बनेगा भाई। सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। यहां से आपके पहला क्वेश्चन बनेगा सदिश राशि और अदिश राशि से। तो किताब में लिखा रहता है यहां पर कि परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश, जिसमें केवल परिमाण। इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने का ट्रिक यह है कि सदिश यानी वेक्टर किसको कहेंगे, हमें याद करने का ट्रिक ध्यान से देखेंगे। तो जहां पर परिवर्तन होने की बात होगी, चेंजिंग, जहां पर परिवर्तन, ये मेरी ट्रिक है, जहां पर परिवर्तन यानी चेंजिंग की बात होगी उसे सदिश कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को वेक्टर कहते हैं। याद कर लेना, ठीक है ना? बढ़िया से समझ जाना, बाद में उतार लेना, पहले समझ जाना, सारा याद करवा दूंगा। जहां पर परिवर्तन यानी चेंजिंग की बात होगी वहां पर सदिश होगा, और जहां पर कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, जहां पर कोई परिवर्तन की बात नहीं होगी वहां पर क्या कहेंगे भाई? अदिश कहेंगे। अब कहोगे कैसे? तो देखिए, जैसे बात करते हैं सबसे पहले बल की, अब कहोगे वो सदिश में होगा कि अदिश में होगा? तो पहले इसका परिभाषा समझना पड़ेगा। जैसे कहते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है ना? ये बुक में पढ़ते हैं, 1.5 रुपए का आदमी। सबसे पहले इसको समझने का तरीका होगा कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो फिजिक्स अनर्स की बात होगी। लेकिन आपको कहा जाएगा कि बल का मतलब अगर किसी चीज में कोई परिवर्तन होता है तभी क्या बोला जाएगा वहां पर? बल। सिर पर कुली सामान लेकर जा रहा है तो वहां पर W = 0 इसलिए माना जाता है क्योंकि स्थिर रहता है। यानी बल का मतलब होता है कि उसमें परिवर्तन होगा। कहीं बल लगाए हो, तुमने एक मुक्का मारा, उसका शरीर नहीं हिला, तो तुम्हारा काम 0 हो गया। तो बल का मतलब हो गया कि जहां पर परिवर्तन होगा वो क्या होगा? बल होगा। तो बल का मतलब कौन सी राशि हो गई? सदिश। याद अभी करवाऊंगा फटाफट। आप मुझे बताइए, यहां से मेरठ जाना है, चाहे साइकिल से जाओ चाहे कार से जाओ, क्या उसके दूरी में कोई परिवर्तन होगा? डिस्टेंस में यहां से मेरठ की दूरी बदल सकती है भाई? नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बात करें कि यहां पर जहां पर हम लोग क्लास ले रहे हैं, क्या इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो सकता है? चाहे दीवार तुम कुछ भी करो, क्षेत्रफल तो उतना ही होगा, ठीक है भाई? अच्छा भाई, तो दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ठीक है भाई? इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी एंड टाइम। ये सब किस में होगा? अदिश राशि में। अब कहो कैसे? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाइक किसी भी डायरेक्शन में चलती है, बस उसकी स्पीड होनी चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। लेकिन जब उसका एक डायरेक्शन होता है, मैंने किसी भी चीजों में परिवर्तन होगी तो उसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन। बाइक का जो एक्सीलरेटर लेते हैं भाई, जब लेंगे तो उसमें चेंजिंग होगी, तो त्वरण भी किस में होगा? सदिश में। एक होता है द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, और एक होता है भार जिसको वेट कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो अंतरिक्ष में जाने पर या कहीं जाने पर हमारे भार में परिवर्तन होता है, जो हमारा मास है वो हमेशा सेम हो। एक हाथी उठाकर तुम्हें पटक रहा है तो वहां पर तुम्हारा वजन उसके वजन से कई गुना कम इसलिए पटक दे, लेकिन तुम्हारा वजन अगर लेकर तराजू पर पटके
तो तुम 50 केजी या 60 केजी जो भी हो, तो वेट में परिवर्तन होता है लेकिन मास में चेंजिंग। तो याद करने का ये आपका ट्रिक है। किताबी भाषा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, खाली इसको समझना है कि जहां पर परिवर्तन की बात होगी, ये बात बताओ, समय जो है, टाइम, चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो, टाइम तो अपना आराम से बदलेगा। तो आज के बाद याद रखना कि बल, वेग, त्वरण, भार, एक होता है विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी स्टार्टिंग के जो स्पीड और फाइनल स्पीड के बीच की जो जितनी पॉइंट हो उसको क्या कहते हैं भाई, विस्थापन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी किसमें होगा, आपका सदिश राशि। तो याद रखना बल, वेग, त्वरण, भार, यानी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेट, ये किसमें होगा, सदिश में। जिसमें चेंजिंग की बात होगी वो क्या होगा, सदिश होगा। और जिसमें दूरी बदलता नहीं है, क्षेत्रफल बदलता नहीं है, आयतन बदलता नहीं है, घनत्व बदलता नहीं है, कार्य बदलता नहीं है, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान और ये चाल किसमें हो गया, अदिश राशि में। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आपके पेपर में आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में आएगा तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है या सदिश राशि नहीं है। आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। सदिश अदिश में अंतर, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो होगा आपका अदिश में, जिसको इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। और वेक्टर का मतलब जिसमें चेंजिंग होता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। बल का मतलब परिवर्तन, बल का मतलब परिवर्तन। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर हो, रेस्ट मोशन में या गति की अवस्था में, ठीक है भाई, तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर कहीं बाहरी बल लगता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही न्यूटन के गति का पहला नियम बोलते हैं। और न्यूटन के गति के पहला नियम से डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा मिलती है। तो बल वह भौतिक राशि है जिस पर कोई कार्य करने के बाद उसमें क्या होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बल बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये ध्यान रखना कि ये हो गया आपका कौन सा, सदिश, और ये क्या हो गया, अदिश। तो इसको कृपया करके नोट कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है भाई। हो गया, मिटा दीजिए। तो यहां से सदिश का आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा पेपर के लिए, प्रकाश वर्ष। इसको बोलते हैं लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई, आपके पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। तो दूरी का मात्रक बहुत सारे चीज होता है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम तो नहीं होगा। जैसे कोई ये नहीं पूछेगा यहाँ से दिल्ली कितना केजी की दूरी है, ये थोड़ा सा इनवैलिड बात होगी। लेकिन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब आप पूछ सकते हो। प्रकाश वर्ष, पारसेक, इस तरीके से सब दूरी का क्या है,
मात्रक है। तो क्वेश्चन होता है प्रकाश वर्ष के बारे में, लिखेंगे यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात होगी, निर्वात समझेंगे, जिसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पर वायु हवा भी शून्य हो, बिल्कुल ना हो। जैसे हम लोग पढ़े प्रकाश की चाल, ऐसे प्रकाश का वेग होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, पढ़े हो ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या पढ़ते हम लोग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही तो पढ़ते भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल यानी वेग निर्वात में कितना होता है, आगे प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, हमने निर्वात शब्द की क्यों बात किया? प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते। क्या बोलते भाई? प्रकाश वर्ष बोलते। ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर लिखो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष। तो यहां पर हमने सीखा कि जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक है भाई? दूरी का। पहली बात क्लियर। फिर बात करेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहां हवा भी ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। जहां हवा भी ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? वैल्यू 7 के साथ याद कर लेना। हमारा पेपर नहीं है, तुम लोगों का पेपर है भाई। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पेपर में आता है, उसको बोलते हैं पारसेक। लिखो भाई पारसेक। पारसेक लिखो। पारसेक के बारे में, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। लिखेंगे एक पारसेक बराबर 3.08 3.10 के पावर 16 मीटर।
3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। याद रखेंगे इसकी वैल्यू 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया, बिना देखे एक बार बताओ भाई। सबसे पहले बताया था भाई आपको सदिश। सदिश मतलब जहां पर परिवर्तन होता है। अब उदाहरण बताएं, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और भार। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और भार, ये होगा आपका सदिश। अदिश में बताए थे जिसमें कोई परिवर्तन, जैसे आपको बताए हैं कौन का, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान और चाल किस में होगा? अदिश में। इसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, यही तो पता है। और पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है भाई, और एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। क्लियर, याद हो गया भाई? बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो गया जी? बोलिए, याद हो गया? ये तुरंत के तुरंत याद करना है, रटना नहीं है। हो गया भाई? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक होता है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है भाई? यहां पर मुश्किल से टोटल 7 दिन ज्यादा ज्यादा लगता है, 7 दिन भी काफी, तीनों चीज खत्म हो जाता है। पेपर में साइंस से क्या आएगा मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है ना? यहां 8वीं 10वीं नहीं पढ़े कि न्यूटन के पहले गति के नियम, ठीक है ना? पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये सब कहीं कुछ पेपर में ना आवे, कभी भी ध्यान रखेंगे। यहां से मेन पॉइंट पढ़ना है। 7 दिन में टोटल 2-2 दिन का कमाल होता है, सब याद है, बस खाली सिलेबस से लिखवा देना। देखो भाई, सबसे पहले क्या पढ़ना भाई? न्यूटन। अब देखो न्यूटन पूरा बता देता हूं पेपर में क्या आता है, 8वीं 10वीं वाला नहीं आता है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए, पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि न्यूटन ने अपने गति के जो नियम दिया, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, वो कौन से बुक में दिया? प्रिंसिपिया। ठीक है भाई? खाली बुक पेपर में क्या आता है मेरे से पूछो, पूरे इतिहास भूगोल 7 दिन में पूरे तीनों चैप्टर तीनों कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी तो बहुत ईजी होता है पेपर में जो आता है, प्रिंसिपिया। अब कहेगा न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को कब दिया? तो इसका आंसर होगा 1687, 1687 ईस्वी में। एक तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को कौन से पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया में। और कब दिया था? 1687 में, 1687 में। ये बात ठीक है? अच्छा जी, अब यहां पर बात आएगा आपका पेपर में आने के लिए, एक आता है बड़ा जी का मान, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक नियंता ग्रेविटेशन। तो ये होता है वैल्यू, सबको याद होनी चाहिए, कुछ पढ़ाई नहीं है। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिंपल बात है, ये कोई वैल्यू है। और छोटा जी ग्रेविटी, गुरुत्व, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। ये तो आपको और हमें सबको याद करनी पड़ेगी। एक तो ये क्लियर हो गया। न्यूटन पहले समझ जाओ तब लिखना, पूरा मैं समझा देता हूं, फिर मन भर जाएगा, फिर उतार लेना। न्यूटन का 3 नियम है गति के। कितना नियम है भाई? 3 नियम है, समझो। क्लियर? अब इसको मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूं, कैसे याद करनी है। वो हिंदी भाषी परिभाषा पढ़ने से, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। हमारे पेपर में टोटल मिला के 4 से 5 नंबर साइंस आएगा, 3 नंबर यहां से आता है, 1 नंबर से 2 नंबर केमिस्ट्री में, बायोलॉजी से 1 नंबर नहीं भी आता है, क्योंकि विटामिन, ब्लड वो सिंपल चीज आता है। डॉक्टरी भाषा नहीं आता है कि RX क्यों लिखा जाता है, वो सब चीज नहीं आता है। तो यहां से सबसे पहले न्यूटन के गति के पहले नियम को ट्रिक मैं बता देता हूं। देखिए, पहला नंबर मेरा है, ट्रिक है डिस्टर्ब। ये मेरी ट्रिक है, मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब करने का मतलब मुक्का भी मारना होता है, धक्का भी देना होता
किसी भी काम में क्या करो, डिस्टर्ब। ये मेरे ट्रिक है। आपको वो थोड़ा डिस्टर्ब से बताओ। कोई जा रहा है, तुम्हें मन किया क्यों जा रहा है, थोड़ा तेजी में जाए, धक्का मार दिए, अगला रिएक्शन क्या होगा वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे और उसके बीच के रिलेशन पर। तो ये हो गया डिस्टर्ब। नंबर 2 को डिस्टर्ब कैसे होगा, पेड़ पर फल लगाए डंडा से मारकर तोड़ रहे हो, डिस्टर्ब। फल तो लगा पड़ा है, कंबल को डंडा से पीट रहे हो, डिस्टर्ब। मतलब मिला जुला के हर जगह क्या करना है आपको, डिस्टर्ब करना। ये ट्रिक है। यानी यदि कोई वस्तु स्थिर हो या समरूप गति की अवस्था में हो, उसी अवस्था में, अरे गए जमाना तुम्हारी ना चले आज के डेट में कुछ भी, ये सब भाषा। यहाँ पेपर निकालना है, यहाँ नौकरी लेनी है, या लगे गणितज्ञ बनाने और भौतिकविद बनाने लगे, यहां से खाली मेन पॉइंट चाहिए कि हमें पेपर पास करना है। पेपर में क्या आता है, किताब तो सबके पास है, किसके पास किताब नहीं है। बस हमें मतलब है कि पेपर का इसका मेन मतलब सारांश निकालना, मेन पॉइंट को निकालना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर पूरा किताबें पढ़ना होता तो कोचिंग क्यों आता, बताओ कोई। तो यहां से ये सब भाषा मुझे बोलने नहीं आती, ठीक है ना। यहां प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पढ़ लिए लूसेंट आए भी पेपर में से। यहां सबसे पहले याद करना डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब के बहुत सारे कारण है, आपको कैसे देखिए। ट्रेन से आप टिकट नहीं कटाएगा, किसी भी इमरजेंसी में आप एकाएक उतर रहे हो गाड़ी चलते में, आप जब पैर रखते हो, पैर जब रखते हो तो आधा भार तो स्थिर, आधा शरीर का आधा भाग तो स्थिर होता है और आधा भाग क्या होता है, गति में। तो एक बैग रखते हो तो स्थिर में हो गया, और ट्रेन तो चल रही है अपना, फैल गए, नाक फूट गया, या ज्यादा फूटता नहीं है, चोट लग जाती है, इतना आसान नहीं है। कोई कहता है कि हम बाइक से जा रहे थे मर गए तो फिर क्या कैसे रहो, मर जाना के मतलब तुम आगे कहोगे कि मर गए, तो ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। मरना उड़ना मैंने ऐसा जो ट्रेन से गिर गए कट के मर गए, 100% है कि कटने मतलब गिरने के बाद मरोगे नहीं, बस मरने के प्लान बनाओगे तब गलती से मर सकते हो। अब तुम्हें वहीं जंप करना है जहां 2 ट्रेन के बीच आ रही है, वहां भी बच सकते हो, 2 पटरी के बीच। हाँ मतलब एकदम है कि हमें बचना ही है, ये बात मरना ही है तब मर सकते हो। तो ये लोग कहते हैं गिर गया सिर और फुट गया, ऐसे ही सिर फट जाएगा, मर्द है बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि आप एकाएक स्टेशन पर उतर रहे हो तो जिधर भी गिर गए उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, न्यूटन के गति के पहला नियम, आराम से सुनना। नंबर 2 की बात करें, गाड़ी में बैठे हो, आधा भाग स्थिर है, आधा भाग क्या है, गति में। एकाएक ड्राइवर ने ब्रेक मारा या जो भी करा, ये ध्यान रखना। तो वहां पर क्या होगा, डिस्टर्ब। तो क्या होगा, न्यूटन के गति के पहला नियम का मतलब होता है कि आप स्थिर हो या गति में हो, आपको एकाएक परिवर्तन किया जाए तो न्यूटन के गति के क्या हो गया, पहला नियम हो। बस आपको यही याद रखना। मैं सारा बताता तो उसके बाद कोई उदाहरण आप समझ जाना, ठीक है ना। अब इसमें क्या करता है कि जो आधा भाग स्थिर आधा भाग गति होता है ना, उसी को कहता है फिजिक्स के लैंग्वेज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम इसी को कहा जाता है, जहां आधा भाग क्या हो, स्थिर में, और आधा भाग क्या हो, गति में हो। यह बात ध्यान रखें। तो इसे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको किसने दिया था, गैलीलियो ने। कौन, गैलीलियो ने। तो इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इससे किसका डेफिनेशन मिलता है, बल का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल का परिभाषा मिलता है। इसलिए न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है भाई, बल की परिभाषा मैंने बता रखा है, समझिए। डिस्टर्ब मतलब कोई स्थिर हो या गति में, और डिस्टर्ब करो, न्यूटन के गति के पहला नियम, आराम से समझना। दूसरा जड़त्व का नियम आपको बता दिया, जड़त्व का नियम की स्थिर और गति की भाग। गैलीलियो मतलब इसको किसने दिया था, गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने क्या चीज का आविष्कार किया है, दूरबीन का। अरे सुने हो ना, जैसे कैलकुलेटर, बी पास्कल, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, लिफ्ट, एफजी, ओटिस, मशीन गन, जज रात हो जाएगा, सारा याद है। तो ये सारा चीजें किसने दिया है, माने दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो। तो इससे रिलेटेड बात मैंने बता दिया। और बल की परिभाषा से टच करता है, तो इसलिए आपको अब क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में। तो आपको लगाना है डिस्टर्ब, स्थिर और गति की बात होगी। अगर स्थिर में हो तो गति में कोई मारेगा, और गति में हो तो क्या होगा, स्थिर कर देगा। कोई एकाएक चल रहा है, रोक दो तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद इसको किसने दिया था, गैलीलियो ने। गैलीलियो एक वैज्ञानिक था। और बल की परिभाषा भी किससे मिलता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से। यहां तक क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा नियम से। दूसरा नियम का मतलब होता है मेरे भाई, जो मेरा ट्रिक है दूसरा नियम का, ठीक है, वो है भाई बचना। क्या है, बचना। आपको अगर बचना, ये कौन सा ट्रिक बना लिए मैं बताता हूं, सुनो। जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप मार के जंप, ये पेपर में आता नहीं है हमारे कंपटीशन में। ये तो बता रहे कि तुम्हें जानकारी मिल जाए कि तुमको ऊपर ऊपर नहीं पड़ा है, समझाने के लिए, लिखवाने की जरूरत नहीं है।
जो लिखवाने वाला होगा यहां से मैं लिखवा दूंगा। जैसे हाई जंप लॉन्ग जंप मार के मिट्टी को खुदनुमा बना देते, गिरेंगे तो नीचे चोट न लगे, तो ये क्या है? बचना। हथौड़ा है, किसी चीज को खूंटा को गांव में ठोक रहे हो और इतना भारी हथौड़ा हम्मर है जो वो लकड़ी वाला होता है और उसका जो बेत है डंडी है इतना छोटा है, तो उसे हाथ में चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको इसलिए बढ़ाया जाता है, क्या होगा कि आपको चोट न लगे। अगर आपको कोई कैच फेंक रहा है गेंद बहुत जोर से और आप क्या करोगे? मैं ऐसे लूंगा कैच, तो या तो बॉल उधर चला जाएगा, ऐसे करोगे तो पीछे चला, तो उसको तरीका से कैच लेते कि मतलब कह सकते कि क्रिकेट खिलाड़ी जो बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर हल्का सा माने उसको बैलेंस बनाता कह सकते। तो क्या न्यूटन के गति के दूसरे नियम, माने जहां पर बचने की बात होगी तो क्या होगा? न्यूटन के गति के दूसरा नियम। बस ये सब बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और तीसरा नियम, हाँ यहां पर मिलता है बल का व्यंजक, पेपर में आ जाता है बल का व्यंजक। इंग्लिश में कहेंगे भाई एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इक्वल टू मोमेंट मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यहां पर बल का तो व्यंजक प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है भाई। और तीसरा नियम से पेपर में बिल्कुल नहीं आता, चोट लगने वाला से, क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन फोर्स से बिल्कुल नहीं आता। बस रॉकेट प्रणोदन का नियम कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि रॉकेट जब आगे चलती है तो फ्यूल को पीछे की तरफ छोड़ती है, बस यही यहां से पॉइंट है। ठीक है भाई। तो हमने पढ़ लिया न्यूटन का ये सारा पॉइंट। अब कहोगे कि इसमें लिखना क्या है, तो लिखो, मैं लिखवाता हूं जो पेपर की क्या बात है। लिखो, न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को, न्यूटन ने अपने गति का तीनों नियमों को, इसका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन, सन 1687 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। अब ये तीनों बात लिख लो। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और बल की परिभाषा मिलती। हाँ जी, हाँ तीनों का यहां पर लिखा हूं कि डिस्टर्ब बोलेंगे, पहले का ही नाम है जड़त्व का नियम, पहले को ही कहते हैं गैलीलियो का नियम, क्योंकि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम को दिया था। ये दूसरा तीसरा अलग अलग है भाई, खाली अभी पहले की बात बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और बल की परिभाषा तीनों एक ही का है। हाँ बल, ठीक है। अब यहां से ये आता है, ये बता दिए F बराबर m में, और यहां से रॉकेट का जो प्ररोदन का नियम बताया और संवेग संरक्षण जो दूसरा तीसरा नियम मिलकर होता है। यहां से बड़ा G का मान आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद कर लेना, एक ये वैल्यू पूछ सकता है। छोटा G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण बहुत सारे बता देंगे लेकिन आपके पेपर में नहीं आता, वो कोई 8वीं का पेपर नहीं है भाई।
नहीं, ये जो जी है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल, तो बड़ा जी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो इसकी वैल्यू याद करना इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू लिखना है, बड़ा जी और छोटा जी की वैल्यू। ठीक है भाई, अब यहां से नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो, नोट करके कुछ पॉइंट जो यहां से आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। लिखेंगे संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के दूसरे नियम तथा तीसरे नियम का उदाहरण है। दूसरे नियम तथा तीसरे नियम का उदाहरण है। अब एक पॉइंट यहां से आता है, रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन का मतलब जैसे रॉकेट आगे की तरफ चलती है तो पीछे की तरफ ईंधन फ्यूल छोड़ती है दहन के रूप में, वही वाला चीज है। ठीक है ना, तीसरा नियम का तो लिख सकते हो रॉकेट प्रोपल्सन कहते हैं, रॉकेट प्रणोदन। ठीक है भाई, ये न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, ठीक है ना, न्यूटन के तीसरे नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या संवेग संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है भाई, रॉकेट प्रणोदन, न्यूटन के तीसरे नियम या संवेग संरक्षण को अभिव्यक्त करता है, इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है, कुछ भी लिख दो। अभिव्यक्त करता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होता है, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखेंगे, तो यहां पर समझना है, समझिए भाई, यहां से पेपर में 99% तो आता नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बिल्कुल नहीं आता। क्या हो गया बताओ? देखो भाई, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल
और एक होगा अपकेंद्री बल। ये मैं बता रहा हूं 99% यहां से पेपर में आता होता नहीं है, बस मैं समझाने का मेरा काम है, फिर भी समझा दूंगा, आप अपने दिमाग में याद कर लेना। अब वो जमाना नहीं रहा है जो ऐसी चीजों को पूछा जाता है, थोड़ा सा हटका। अगर कहोगे कि फिजिक्स में ये बताओ कि पूछा क्या जाएगा पेपर में, पहली बात तो बताओ अगर पूछा जाएगा तो। देखो मैं पूरा फिजिक्स बता देता हूं क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले याद रखना कि यहां से एक मापने वाला यंत्र आपके पेपर में आता है। अगर आप पेपर देने जाओगे तो एक मापने वाला यंत्र आता है। कहोगे इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप सुने होगे पायरोमीटर, ठीक है, जैसे भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। मैं बता देता हूं कि आपको होगा कि सब तो आता ही नहीं तो फिर पढ़ा क्या रहे हो। तो मैं बता रहा हूं कि यहां से पेपर में मैंने 100% में 90% क्या आता है, बाकी आने के लिए तो कुछ भी आ जाए। तो सबसे पहले एक मापने वाले यंत्र से रिलेटेड हो गया, वो एक तरह का जीके हो गया। ये जीएस में इसमें नहीं आएगा। जैसे पायरोमीटर हो गया उच्च तापमान मापने के लिए, जैसे रडार हो गया एरोप्लेन की दिशा मापने के लिए, जैसे नॉटिकल मील हो गया समुद्री दूरी। मैं तो सारा याद है, मैं तो बोल इस तरीके से एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आ सकता है आविष्कार से, जैसे आप मैंने बता ही रखा है, जैसे कैलकुलेटर का बी पास्कल, फाउंटेन पेन का, वाटरमैन लिफ्ट का, एफजीओटी, सारा याद ही है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है? तो तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अब ये फिजिक्स का कोई गारंटी नहीं बनेगा, केमिस्ट्री के एलिमेंट से आ सकता है। और चौथा विटामिन, ब्लड और उससे रिलेटेड आ सकता है। बस इतना ही आता, नहीं आता आज के डेट में फिजिक्स। ये बात रेलवे ने करना छोड़ दिया, अभी सीबीटी टूट चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है कि यहां से कोई क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखना। हमें बस यहां पर है कि मेन पॉइंट को कोशिश करके आपको पढ़ लेना है। जैसे आपको एक साइंस का पेपर बनना है तो कैसे, तो कहेगा एक गैस से क्वेश्चन बना देगा। तो जो गैस का क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे गैस का मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा है कि सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस, इसमें नाइक्रोम का तार, ठीक है ना, उसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, सूर्य पर सबसे अधिक गैस, धरती पर सबसे अधिक, इस तरीके से गैस का एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक तत्वों का बन जाएगा, सबसे भारी तत्व हल्की, एक यहां से बन जाएगा। हंसाने वाली, रुलाने वाली टीयर, यहां से मिश्रण से क्वेश्चन बन जाएगा। ब्लड, विटामिन उधर से क्वेश्चन बन, बस यही तो बन रहा है साइंस का क्वेश्चन। अगर पेपर पास करना, यहां पर अभिकेंद्रीय, कौन बच्चा नहीं पढ़ रखा बुक में कि जो अंदर की तरफ केंद्र की ओर बल लगे उसे अभिकेंद्रीय बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है। जब सेंटर, अरे सबको याद है, ये कोई आज के डेट में बोर्ड पर पढ़ाने वाली चीज है। बस ये है कि सारा चीजों को देखते हुए चलेंगे। लेकिन किसको नहीं पता है कि जब सेंटर की ओर, अंदर की ओर बल लगता है तो अभिकेंद्रीय। साइकिल सवार का मोड़ पर झुकना मौत का कोई, अरे पढ़ते आगे भाई, ठीक है ना, 8वीं करके ही तो इंटर पास करोगे, डायरेक्ट इंटर थोड़े करोगे। तो यहां तो ये चीजें तो पता है। और जब बाहर की ओर बल लगता है उसमें सब याद कर रखे हैं कि क्रीम निकालने वाली मशीन, ड्राई क्लीनर, क्या है। बस ये है कि आपको एक आइडिया दे दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आज के डेट में आपसे पूछेगा कि बल किसे कहते हैं, एक शब्द में बताए, है धक्का, फिर दूसरा में खिंचाव, फिर सी में दोनों, फिर डी में, इनमें से कोई नहीं। कहां पेपर में पूछा है? ये एक आइडिया आपको दिया जा रहा है कि आपको हो सकता नहीं आया हो तो आप समझ लो। यानी सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि जब केंद्र के अंदर की तरफ बल लगे, ठीक है भाई, उससे क्या कहते हैं भाई? अभिकेंद्रीय बल। अब यहां से बल में देख लो भाई, देखिए, तो अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंटर की तरफ बल लगेगा, और अपकेंद्रीय मतलब क्या होगा? बाहर की ओर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिलेबस को समझ जाओ। तो इसमें मैंने बताया मौत का कुआं, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जब कोई दो सतहों पर, एक सतह पर कोई दूसरा सतह अगर स्थिरता से मजबूत से खड़ा है तो वहां पर कौन सा बल है? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ये आपको याद रखना, मैंने इसी से रिलेटेड बता देता हूं। और जब किसी दो वस्तुओं के बीच की दूरी बराबर है और फिक्स है, अब किसी बुक में गड़बड़ भी दे रखा, तो यहां पर बोलना गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई। इस बात को ध्यान रखें, मैं सारा पेपर का क्वेश्चन अभी पूछूंगा, आप समझ लो पहले। यानी हम लोग धरती पर खड़े हैं, इसका मतलब हमारा जो घर्षण बल है वो मजबूत है, इसलिए कहां खड़े? धरती पर। तो एक सतह पर दूसरा पॉइंट खड़ा है तो इसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये बात याद रखिए, ठीक है। और मैंने दूसरा बताया कि जब दूरी बराबर होती है, इक्वल डिस्टेंस, और घूमने की दिशा माने बराबर सिस्टम होता है, तो वहां पर क्या होगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है।
और जब अंदर की ओर झुकाव होगा केंद्र की तरफ, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल, और जब बाहर निकलेगा कोई चीज अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और घर्षण बल को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा बताए होंगे गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये याद रखना भाई, ठीक है ना। अब यहां से पेपर में देखो क्या क्या क्वेश्चन, आराम से सुनना, अब खुद आइडिया लगाना। किस बल के कमी होने के कारण हम फिसलने लगते हैं? अब अपने आप बता दो भाई कौन सा, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब कह रहा भाई चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के गति के कौन से नियम, बोलो न्यूटन के गति के कौन सा नियम, पहला नियम, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमती है, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मैंने बताया जहां पर इक्वल की बात होगी, ठीक है भाई, क्लियर। आइए आगे कह रहे हैं किस बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है, आप बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्लियर हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसे कौन सा बल कहते हैं? जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, आप ये बताओ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना है तो आकर्षण बल ही तो है, तो उसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर हो गया। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? बल, कौन से बल पर? अपकेंद्री बल। कौन सा होगा? अपकेंद्री बल। ये बात ध्यान रखिए, ये हो गया आपका पॉइंट हो गया। तो आपको मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल बताया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद बताया अभिकेंद्री, अपकेंद्री बल, ठीक है भाई। इसमें बताओ आपको कोई दिक्कत हो तो पूछो, पहले बोलिए। क्लियर हो गया। देखो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में दोनों में अंतर पता नहीं रहता तो समझ लो। जब किसी दो पिंडों के बीच, दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगे तो उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको बोलते ग्रेविटी। क्या बोलते भाई? गुरुत्व। क्या बोलेंगे भाई? ग्रेविटी। इसे बोलेंगे गुरुत्व। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। और गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो वापस आता है। पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वापस आता है, किसके कारण भाई? गुरुत्व के कारण। ये बात क्लियर हो गया। और एक होता है यहीं पर पलायन वेग, पड़े हो गए पलायन वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे, ठीक है भाई। एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग, ठीक है भाई, जिससे या उससे अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वापस नहीं आएगा, उसे कहते हैं पलायन वेग। उससे या उससे अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वापस नहीं आएगा। जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो कितना होता है भाई? 11 पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और चंद्रमा तल से पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है भाई? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीजें आपके पेपर में आता है। सारा मैं जिक्र कर दूंगा लेकिन पेपर वाला लिखवा दूंगा, जो नहीं आता है उसको समझा दूंगा। टाइम पास नहीं करनी है, ठीक है भाई। इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर चला गया तो अंतरिक्ष में जाके भारहीन शून्य हो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, जो कि हमारे हाथ से फेंकना असंभव। एक सेकेंड में 11.2 कहते हैं वह न्यूनतम वेग जिससे या उससे अधिक वेग से किसी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए तो वापस पलायन करना, मतलब पलायन, जैसे कहते हैं यहां से तुम्हें पलायन करा देंगे, यानी फिर आना नहीं है यहां पर, ठीक है भाई। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि आप एक सेकेंड में मान के चलो दादरी, किसी चीज को फेंकोगे दादरी चल जाए एक सेकेंड में? नहीं चलेगा। चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं 2.37
ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, सारा याद होनी चाहिए, है ना। नहीं चेयर पर बैठ के आराम से एकदम सुन रहे हैं, फिर छोड़ देंगे इसे। याद हो गया सारा? अब इससे ओवर हो जाएगा, पहले इतना रिवाइज कर लो बिना देखे, सही रहेगा, है ना। सही नहीं रहेगा? नहीं तो पता चले कि पूरा गर्दा मचा दिया है। हमारा तो काम है मचाना रोज। चलिए तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले सदिश राशि जिसमें परिवर्तन हो, उदाहरण के लिए बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, भार, यही तो होगा। दूसरा बात बताए थे अदिश जिसमें कोई परिवर्तन, जैसे दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा और समय। क्लियर? तीसरा बताए थे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताए थे भाई? प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई, एक साल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर बोलो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है ना। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? दूसरी बात बताए थे पारसेक, बताओ क्या बताए थे? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा क्या है भाई? मात्रक है। क्लियर? एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष पर है? 3.08 गुणे 10 के पावर 16, ठीक है ना। बोलो भाई 16 क्या पढ़े थे? मीटर। उसके बाद क्या पढ़े थे नेक्स्ट? न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को किसमें दिया था? प्रिंसिपिया, ठीक है। कब दिया था? 1687 में। पहले नियम से क्या चीज की परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, ठीक है भाई, जड़त्व का नियम कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा नियम से बल का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, और तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, जिसमें संवेग संरक्षण के नियम और रॉकेट प्ररोधन का नियम भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया भाई? यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? बताओ भाई क्या पढ़े हैं? उसके बाद बड़ा जी का मान पढ़े थे 6.67, याद कर लेना, गुणे 10 के पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद पढ़े घर्षण बल, जब दो सतहों के बीच मजबूत आकर्षण बल उसे घर्षण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल हो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटी का मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे अभिकेंद्री कहते हैं। अपकेंद्र का मतलब होता है जो केंद्र के बाहर की तरफ झुका होता है उसे अपकेंद्री कहते हैं। क्लियर? और बताइए, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो इतना ही रहने दिया जाए साइंस को, नहीं तो ओवर हो जाएगा। चलो थैंक यू।